ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए आज हमारी नेक्स्ट क्लास जो है इसमें अपन माइक्रोस्कोपी से जुड़े हुए जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लास में अपन ने सिंपल जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है उसको देखा था। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी था, उसको भी हमने लिया था। और साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि लास्ट पेपर्स में रहे हुए थे। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम कुछ मोर जो क्वेश्चनेबल टॉपिक्स हैं माइक्रोस्कोपी के उनको लेंगे और साथ में हम क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन फोकल माइक्रोस्कोपी के, है ना। कि जैसे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है वैसे ही कॉन फोकल भी एक वेरिएंट है माइक्रोस्कोपी का। और इसी को अपन कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। शॉर्ट में आप इसको CLSM से भी डिनोट कर सकते हो, कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग। ठीक है। वैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलग चीज होती है ना। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो एक डिफरेंट अपरेटस होता है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आता है। स्कैनिंग का मतलब होता है कि स्कैन करना या जो इंफॉर्मेशन है उसको कंटिन्यूसली गैदर करना। तो अपन यहाँ पे लेजर स्कैनिंग भी इसका एक मॉडिफिकेशन है, वो भी अपन यूज कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में डिस्कवरी को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉनफोकल की जो डिस्कवरी है वो मार्विन मिन्स्के के द्वारा 1957 के अंदर की गई थी। तो ऐसी चीजें हमारे लिए RPC कॉलेज लेक्चर के जो क्वेश्चन है उनमें आपको ऐसा लेवल मिलता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अलग अलग जो माइक्रोस्कोप के वेरिएंट्स हैं उनके इन्वेंशन किन्होंने किया था ये अपन को आइडिया रहना चाहिए। इसके बाद में अगर हम इल्यूमिनेशन की बात करें, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि लाइट से हम जो रोशनी करते हैं ना उसको अपन इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट इल्यूमिनेशन किया जाता है। पॉइंट इल्यूमिनेशन का मतलब है कि जैसे आपके पास एक स्पेसिमेन हो, जैसे हमारे पास स्लाइड हो उस पर हमने एक स्पेसिमेन ले रखा हो, तो स्पेसिमेन का भी एक जो पॉइंट है या स्पेसिमेन का भी एक जो पार्ट है हम उसके ऊपर लाइट गिराते हैं। ब्राइट फील्ड के अंदर क्या होता है कि पूरे स्लाइड के ऊपर या पूरे स्पेसिमेन के ऊपर लाइट गिरती है, जबकि यहाँ पे केवल एक पॉइंट के ऊपर जो लाइट है वो गिराई जाती है, यानी कि इल्यूमिनेशन पॉइंट इल्यूमिनेशन टाइप का होता है। तो होने को तो हम स्पेसिमेन के ऊपर लाइट को गिराते हैं लेकिन टोटल स्पेसिमेन पे नहीं गिराते। स्पेसिमेन का एक छोटा सा पार्ट जिसको कि हमें ऑब्जर्व करना, हम लाइट केवल उसी पे गिराते हैं। इसके अलावा जो एरिया बच गया आउट ऑफ फोकस लाइट, ये हमारा जो टारगेट है वो तो है हमारा ये पॉइंट जहां पे हम रोशनी गिरा रहे हैं और उसके बाद में हम डिटेल्स उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो एरिया बच गया वो कहलाता है आउट ऑफ फोकस एरिया। तो आउट ऑफ फोकस लाइट जितनी भी होती है उसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर एक पॉइंट की जो इंफॉर्मेशन है केवल वो उठाई जाती है, उसके साइड बाई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम हटा देते हैं। और ऐसा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक स्पाशियल पिन होल यूज किया जाता है, जो कि हम कॉनफोकल लाइट का जो प्लेन है उस प्लेन के अंदर हम एक पिन होल यूज करते हैं। फ्यूशन के अंदर जैसे स्पाशियल पिन होल कहाँ यूज होता है, तो ऑब्वियसली कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। क्या काम करता है, आउट ऑफ फोकस लाइट है उसको हटाने का काम करता है, यानी कि हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अलावा बाकी चीजें कुछ भी नहीं दिखती हैं, केवल वही चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है। देन आफ्टर इंटैक्ट स्पेसिमेन, यानी कि आपके पास जो भी स्पेसिमेन है पूरा का पूरा इंटैक्ट कैन बी सीन एट सेवरल सक्सेसिव डेप्थ। मान लो कि आपके पास कोई स्पेसिमेन है और उस स्पेसिमेन को आप बाहर से अंदर की तरफ परतों में देख सकते हो, राइट। जैसे आपके पास स्पेसिमेन है तो आप इस स्पेसिमेन की जो डिटेल्स हैं वो लेयर 1 की भी ले सकते हो, लेयर 2 की भी ले सकते हो, लेयर 3 की भी ले सकते हो, यानी कि एक के बाद एक जो डेप्थ है उन डेप्थ की जो डिटेल्स हैं वो हमें कॉनफोकल माइक्रोस्कोप प्रोवाइड कराता है। और एक के बाद एक जो हम परतों के अंदर इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसको हम जेड स्टैक्स बोलते हैं। जेड स्टैक्स, जेड स्टैक्स का मतलब तो एक के ऊपर एक परतें होते हैं उनके लिए बोला जाता है। तो हम सक्सेसिवली जेड स्टैक्स के रूप में हम हमारे स्पेसिमेन की
परत दर परत जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग का मतलब कुछ ऐसा ही है कि आप उसको एक एक लेयर के ऊपर जाकर के देख सकते हो, और हम यहाँ हमारे स्पेसिमेन की 2 डायमेंशनल इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे स्पेसिमेन की जो 3 डायमेंशनल इमेज होती है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम स्कैनिंग करके ना कि कौन से प्लेन से हम स्कैनिंग कर रहे हैं उसके आधार पे हम उसे 2D या 3D जो इमेज है, इमेज का मतलब डिटेल्स, अगर इमेज हमारे पास आ जाएगी तो हमारे स्पेसिमेन की डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ जो आई डिजीज है, या हम आंखों के अंदर स्पेशली जो कॉर्निया को लेकर के जो डायग्नोसिस होती है, ये आंखों की बाहर से अंदर की तरफ हमें लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारी आंखों की जांच करता है, और आंखों की जांच करने के लिए वो आपको कहता है कि आप यहाँ पे अपना जो फेस है उसको लगा दीजिए और यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्नोसिस हो रही है। और वो आई डायग्नोसिस भी इसी प्रकार की होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर होती है, तो ये भी आपका सेम इंस्ट्रूमेंट ही काम में आता है। ऐसे अगर आपके पास कोई मेटल स्पेसिमेन है, कोई मेटल है और उस मेटल की आपको लेयर्स की स्टडी करनी है, तो भी हमारा कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है वो काम आता है। तो हमारे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा सही हो जाती है, क्योंकि हमारे टॉपिक यानी कि लाइफ साइंस से जुड़ती है कि हमारी जो आई डायग्नोसिस है उसके अंदर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप या जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं, या जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है जांच करने के लिए, वो एक्चुअल में कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पीएमटी, और ये क्या होता है, फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब, जो कि एक सेंसिटिव डिटेक्टर की तरह काम करता है, कि जो इमेज की प्रोसेसिंग होती है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पे फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर, बॉटनी के सिलेबस के अंदर प्रोसेसिंग के नाम से भी एक पॉइंट डला हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे उठाता है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे आपको दिखाता है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हम कॉन्फोकल के लिए ध्यान में रख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज जो है वो आपके पास आती है ये वाली, कि आप किसी भी स्पेसिमेन की लेयर्स के अंदर इंफॉर्मेशन है या कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेयर बाय लेयर आप इससे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एक आपके पास ये अच्छा पॉइंट आता है कि यहाँ से आप जो आई की जो स्टडीज हैं वो अपन कर सकते हैं। इससे पहले अपन ने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप लिया था, कि हम वहाँ पे एक फ्लोरोक्रोम यूज करते हैं, और फ्लोरोक्रोम का मतलब होता है कि जब हम पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उसको देते हैं तो वो उसको सोख लेता है, फिर हमारा मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद में वो दूसरी वेवलेंथ की लाइट को छोड़ता है, और जो लाइट उसने छोड़ी है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की होती है, तो हमें आंख से उसका कलर दिखता है कि या तो हमें ग्रीन कलर का दिखता है या हमें रेड कलर का दिखता है, तो हम एक फ्लोरोसेंस डाई यूज करते हैं। फ्लोरोसेंस डाई का मतलब फ्लोरोक्रोम यूज करते हैं। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन होते हैं और कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन होते हैं। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फर्क है उसको हम इस छोटे से वीडियो क्लिप से समझेंगे। ये 2 मिनट की एक वीडियो क्लिप है, इसको आप लोग देख सकते हैं, और इसके नीचे कैप्शन लिखे हुए हैं, कैप्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर हम एक डाइक्रोमिक मिरर काम में लेते हैं और कुछ फिल्टर्स लगते हैं। ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट इनसे टकरा करके हमारे स्पेसिमेन के ऊपर, पूरे स्पेसिमेन पे गिरती है, पूरे स्पेसिमेन के ऊपर लाइट गिराई जाती है, और फिर मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, सैंपल इल्यूमिनेट किया जाता है, और फिर वो एक्साइट होगा तो एक दूसरी वेवलेंथ की लाइट को छोड़ता है, और ये लाइट जो उसने छोड़ी है वो एक फिल्टर से हमारे डिटेक्टर के पास जाती है, और डिटेक्टर उसको इमेज के अंदर प्रोसेस करता है, वो हमें दिखाई देता है जहाँ से वो चमक रहा है, वो चमक हमारे पास स्पेसिमेन के अंदर जो फ्लोरोक्रोम्स है उनकी होती है। इसके बाद में आप कॉनफोकल को देख सकते हैं। कॉनफोकल के अंदर थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ गया, पिन होल यूज हो रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर लाइट गिराई जाती है, और स्पेसिमेन के ऊपर लाइट नहीं जाती है, एक पॉइंट के ऊपर लाइट गिराई जाती है, और फिर जो लाइट एमिट होती है उसको दोबारा से हम डाइक्रोमिक मिरर्स के थ्रू
प्रोसेस करते हैं। तो हमने केवल जिस पॉइंट पे लाइट गिराई उस पॉइंट की इमेज हमें प्राप्त होती है। फिर हमारे स्पेसिमेन को हम गिरा करके सारी डिटेल उसकी निकाल सकते हैं। हम अलग अलग डेप्थ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किनारों की जो इंफॉर्मेशन है वो भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अपन को इसे एक तो हम किताबों में पढ़ते हैं, है ना। एक अब हमें पता चल गया कि मतलब फ्लोरोसेंस के अंदर और कॉन्फोकल में अंतर है ना। कि हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट की डिटेल निकाल सकते हैं और वो भी गहराई तक जाकर के निकाल सकते हैं। किनारों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ट्यूशन बहुत छोटे छोटे से आते हैं, उनको अपन आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट आते हैं और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोस्कोपी की दुनिया के अंदर जो सबसे बेस्ट एडवांसमेंट है कि चीजों को एटॉमिक लेवल पे देखना, एट एटॉमिक लेवल। एक एक एटम को डिटेल वाइज आप देख सकते हो, तो एटॉमिक लेवल के ऊपर हम चीजों को देख पाते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिमिलरली आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि इन्वेंशन एंस रस्का एंड नॉल के द्वारा 1931 में किया गया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स काम में लिया जाता है। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है उनके अंदर लेंसेज काम आते हैं, लेंसेज यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे कोई लेंस नहीं होता है। लेंसेज की जगह पे इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स काम में आता है एट प्लेस ऑफ लेंसेज। तो कुछ पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं, उन मैग्नेट्स के बीच में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है और उनसे जो प्रॉपर्टीज क्रिएट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स कहलाते हैं और वही इसका बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स काम में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन लगभग 50,000 वोल्ट के चार्ज के साथ होते हैं कि काफी हाई वोल्टेज के साथ में हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे यूज करते हैं। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स को इतने सारे वोल्टेज के साथ यूज करोगे तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और इस एनर्जी से आपका जो स्पेसिमेन होता है, क्योंकि हम किसी स्पेसिमेन की डिटेल पढ़ेंगे, तो हमारे स्पेसिमेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड्स टूट सकते हैं। मॉलिक्यूल्स उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कराओगे तो एनर्जी है, एनर्जी से बॉन्ड टूटेंगे। तो हमारा जो स्पेसिमेन है उसमें अगर ब्रेकेज हो गए तो हम उसकी डिटेल्स करेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले हमें कुछ फिक्सेशन करना होता है और आपके एग्जाम्स के अंदर फिक्सेशन से क्वेश्चन वो आते हैं। तो कुछ एजेंट हैं, कुछ केमिकल हैं जिनका हम एज ए फिक्सेशन एजेंट इस्तेमाल करते हैं, राइट। वन इज ग्लूट्रेल्डिहाइड। ये ग्लूट्रेल्डिहाइड का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमें हमारे सैंपल में जो प्रोटीन्स हैं उनको फिक्स करना हो। इस सैंपल में जो भी प्रोटीन्स है वो प्रोटीन वैसे की वैसी रहे, उनमें कोई चेंज ना आए, दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ प्रोटीन। उसके लिए हम क्या करेंगे? ग्लूट्रेल्डिहाइड को यूज करते हैं, यानी कि हमारा जो सैंपल है उसको ग्लूट्रेल्डिहाइड से ट्रीट कराया जाता है, जो कि एक फिक्सेशन एजेंट है। सिमिलरली अगर आपको लिपिड बाइलेयर को स्टेबलाइज करना है, लिपिड बाइलेयर को स्टेबलाइज करना है, यानी कि लिपिड्स को स्टेबलाइज करना है, यानी कि मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़नी है तो आपको मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा और उसके लिए हम यूज करते हैं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड को हम जो लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन है वो आपके पेपर में मिलने की संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है,
देन आफ्टर हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्पेसिमेन है उसको स्टैनिंग करनी पड़ती है। स्टैनिंग यहाँ पे किसी डाई से नहीं होती। जो हमारा स्पेसिमेन होता है उस स्पेसिमेन के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, बहुत ही पतली सी परत है, वो परत चढ़ाई जाती है, उसको अपन रेप्लिका बोलते हैं। और एक्चुअल में ये परत किस चीज की होती है, वो होती है यूरेनियम या लेड, है ना। यू का मतलब यूरेनियम और पीबी का मतलब है लेड। तो यूरेनियम या लेड उसकी एक परत चढ़ाई जाती है और इनके साल्ट होते हैं। जैसे यूरेनियल एसिटेट है तो ये यूरेनियम का साल्ट है, ऐसे ही लीड सिट्रेट है तो ये लेड का साल्ट है। तो हैवी मेटल्स हैं और हैवी मेटल्स की कोटिंग की जाती है ना। स्टैनिंग का मतलब एक प्रकार की कोटिंग है, हैवी मेटल कोटिंग, हैवी मेटल कोटिंग। मीन्स हम जो स्पेसिमेन लेंगे उस स्पेसिमेन को स्टैनिंग यहाँ पे हैवी मेटल कोटिंग के थ्रू की जाती है। और कोटिंग में क्या इस्तेमाल होता है कि यूरेनियम के या हम लेड के जो साल्ट हैं जो कि हैवी मेटल साल्ट कैटेगरी में आते हैं उनसे हम स्प्रेइंग करते हैं और स्प्रेइंग करने से उसके ऊपर एक परत बन जाती है, वही स्टैनिंग कहलाती है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे शैडो फॉर्मेशन भी की जाती है। शैडो फॉर्मेशन के लिए हम तिरछा स्प्रे करते हैं, सीधा स्प्रे करने के बजाय तिरछा स्प्रे करते हैं और वो भी हैवी मेटल्स का किया जाता है। तो शैडो फॉर्मेशन में भी स्प्रेइंग होती है लेकिन वो ऑब्लिक स्प्रेइंग होती है। तो ऑब्लिक स्प्रेइंग का मतलब है शैडो फॉर्मेशन से। फिर इसके कुछ वेरिएंट हैं जो कॉमनली यूज होते हैं और उनसे फिर हमारे क्वेश्चंस होते हैं। वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज टैम। टैम का मतलब है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है आर पार निकल जाना, है ना। आपने जो इलेक्ट्रॉन डाले वो स्पेसिमेन को पार कर जाते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फ्यूजन के हिसाब से बात की जाए तो हमें यहाँ से सतह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त हो जाएगी और इंटरनल डिटेल्स हैं वो प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो पेनिट्रेशन है एक प्रकार का। तो सरफेस के ऊपर क्या है, स्पेसिमेन की सरफेस की सूचना आ गई और साथ में इंटरनल डिटेल्स हैं वो भी हमारे पास आ जाती है। ऐसे दूसरा वेरिएंट होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दिस इज स्कैनिंग। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग में केवल सरफेस की डिटेल्स आती हैं, सरफेस डिटेल्स ओनली। तो आरपीसी के स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग ये एक अच्छा पार्ट है कि टैम एंड सैम में क्या अंतर है। टैम के अंदर ट्रांसमिशन है तो स्पेसिमेन की सतह से लेके अंदर तक की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, जबकि अगर हम स्कैनिंग की बात करेंगे तो स्कैनिंग से केवल सतह की इंफॉर्मेशन आती है। सतह को आप टोपोलॉजी भी बोल सकते हो, जो बनावट होती है ना, टोपोलॉजी। ठीक है। मान लो कि बॉटनी का पेपर है और बॉटनी के पेपर में क्वेश्चन आए कि पोलन ग्रेन्स की मॉर्फोलॉजी के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप बेस्ट है। पोलन ग्रेन स्कल्पचरेशन स्टडीज, उसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप बेस्ट है। तो आंसर क्या दोगे। बाकी लोग बताना जरा आंसर को। जैसे यहाँ पे आप एक पोलन ग्रेन देख रहे हो ना, तो इस पोलन ग्रेन की सतह के ऊपर बनावट है ना, इसकी सतह स्मूथ नहीं होती। अब वो अलग बात है कि आप बॉटनी के अंदर जाओगे तो फिर इसकी परतें पढ़ोगे, है ना। बाहर के एक्साइन इंटाइन पहले तो ऐसे पढ़ते हो, फिर एक्साइन की परतें पढ़ते हो, सेक्साइन एक्साइन, है ना, ये सारी ये सब पढ़ते हो आप। तो इसका एक डिजाइन होता है ना, उस डिजाइन को अपन बोलते हैं स्कल्पचरेशन पैटर्न। कि जैसे आपके गहने होते हैं, गहनों के ऊपर एक पैटर्न होता है, डिजाइन होता है, उस डिजाइन के कारण से आप वैसा गहना बनवाते हो, ऑर्नामेंट। तो आप इसको ऑर्नामेंटेशन भी बोल सकते हो। और दूसरे एंगल से क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स का टैक्सोनॉमी में भी यूज है।
है ना। ये पोलन ग्रेन्स से हम टैक्सोनॉमी के बहुत सारे काम करते हैं कि प्लांट्स को अगर कैटेगराइज करना हो तो पोलन ग्रेन्स के फीचर्स भी हम काम में लेते हैं। तो पोलन ग्रेन की सतह की हाई रिजोल्यूशन इमेज, एचडी इमेजेस जो होती हैं वो एक्चुअल में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से निकाले जाते हैं। ये डिजाइन जो होती है उसको बनावट बोलते हैं। जैसे हमारी धरती की सतह के ऊपर कहीं पहाड़ हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, गड्ढे हैं, तो वो उसकी बाहर की बनावट है। बाहर की बनावट को टोपो बोलते हैं, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजिकल स्टडीज के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अपन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को समझेंगे ना, छोटी सी क्लिप है जिसे अपन ट्रांसमिशन से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो लाइट नहीं होती, लाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन की बीम काम में आती है। तो जो आपके 50,000 वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। स्पेसिमेन को ट्रांसमिशन कराना तो बीच में लगाया जाता है। आर पार चली जाती है लाइट, ना इलेक्ट्रॉन आर पार चले जाते हैं। चंद्रकांता मूवी के बीच में आ रहे हो। और ये स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसमें हमारे स्पेसिमेन को हिलाएंगे तो स्कैन हो जाएगा। स्कैनिंग भी और ट्रांसमिशन भी। इसके वेरिएंट्स हैं, आपको यहाँ पर नहीं रहना, अपन को सिर्फ ये पता होता है कि ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आर पार निकल जाते हैं और अंदर की सारी डिटेल में आ जाती है। तो यहाँ से अपन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझ सकते हैं कि उसका टेक्निकल बेस क्या होता है। अब यहाँ पे हमने जो सैंपल लिया है उस सैंपल में डिजाइन को पढ़ेंगे। डिजाइन कैसे समझना आपको। इलेक्ट्रॉन्स को हमने डाला और हम स्पेसिमेन को फ्लो कराएंगे। जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे हमें डिटेल्स है हमने सरफेस डिटेल को मिलने लग जाएंगे। बाहर बाहर जो बनावट है वो बनावट हमारे पास ऐसे आ जाती है। पूरी डिजाइन बना सकते हैं। एक्सरे इमेज प्राप्त कर सकते हैं स्पेसिमेन का। अंदर की सारी डिटेल्स एक्सरे इमेज के रूप में आती है। और एक हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वेरिएंट हैं।
एक सरफेस प्लस इंटरनल के लिए और एक ओनली स्कैनिंग के लिए। इसके बाद में कुछ और वेरिएंट भी हमारे पास, वन इज फ्रिज फ्रैक्शन एंड फ्रिज इच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब फ्रिज का मतलब तो जमाना होता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंडा कर दे तो कोई चीज जम जाती है। तो फ्रिज फ्रैक्शन का मतलब तोड़ना या टुकड़े करना, और इचिंग का मतलब हटाना, ऐसा कुछ। तो हमारे जो सैंपल है उस सैंपल को हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर फ्रीज करते हैं, दिस इज द टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज हमारे क्वेश्चंस का पार्ट है, ये ऐसी बातें हमसे पूछी जाती है। ये फ्रीज फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सैंपल को कितने टेम्परेचर के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री। प्लेटिनम कोटिंग की जाती है। प्लेटिनम रेप्लिका का मतलब, रेप्लिका अभी हम बात कर रहे थे कि जो हैवी मेटल्स हैं उनकी परत चढ़ाई जाती है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिका, जिसको कि आप स्टैनिंग बोल सकते हो। तो प्लेटिनम रेप्लिका यूज की जाती है। ऐसे ही क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। क्रायो का मतलब भी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से होता है। क्रायो के अंदर क्या करते हैं, क्रायो फिक्सेशन किया जाता है विथ लिक्विड इथेन। तो लिक्विड नाइट्रोजन की जगह पे लिक्विड इथेन काम में ली जाती है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो होता है -160 डिग्री, और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर वैक्यूम यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोपी हम लैब में करते हैं, वहां हवा होती है, कोई वैक्यूम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर एटॉमिक लेवल की डिटेल चाहिए। तो एटॉमिक लेवल की डिटेल का मतलब ये है कि हवा में भी तो गैसेस के एटम्स होते हैं, तो वो हवा नहीं होनी चाहिए वहां पे, वरना तो वो इंटरफेयर करेंगे। तो विदाउट एयर एक सिस्टम होता है वैक्यूम। ये पिछले पेपर्स में क्वेश्चन रहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए वैक्यूम जरूरी है, वैक्यूम के बिना आप वहां पे काम नहीं कर सकते। ऐसे ही वाटर को अगर निकालना हो तो ये डिहाइड्रेशन कहलाता है, कि सैंपल में से अगर डिहाइड्रेशन करना हो तो हम इथेनॉल एंड एसीटोन को यूज करते हैं डिहाइड्रेशन करने के लिए, पानी को स्पेसिमेन में से खींचने के लिए। देखो पानी को आप हवा में उड़ा दो तो भी सूख जाएगा, है ना, पानी को आप मिट्टी में भेज दो तो भी सूख जाएगा, या पानी को कोई भी निकाल ले तो जिसमें से निकाला वो सूख जाएगा। ऐसे हम हमारे स्पेसिमेन को किसी रेजिन के अंदर फिक्स करते हैं, यानी कि धसाते हैं उसको, उसको बोलते हैं एम्बेडिंग, या स्पेसिमेन की एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग करने के लिए कुछ रेजिन्स हैं वो काम में आते हैं, वन इज एरल्डाइट एंड वन इज गुरकपान। तो ये कुछ रेजिन्स हैं जिन रेजिन्स के अंदर हम स्पेसिमेन को फिक्स करते हैं। कि स्पेसिमेन छोटा सा इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट को पहले हम ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद में उसको रेजिन के अंदर फिक्स करेंगे, और फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। ऐसे ही जो गैलियम आयंस होते हैं, गैलियम भी एक मेटल है, गैलियम के आयंस उनका काम कब होता है, जब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनाने हो, कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन आर पार चले जाएं, उसके नीचे की डिटेल हमें समझनी हो, तो ऊपर के पार्ट को हमें ट्रांसपेरेंट बनाना होता है, तो उसके लिए हम गैलियम आयंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि ना एकदम से पिन पॉइंट बातें हैं कि ये है तो यही है, और पेपर में आएगा तो ऐसा ही आएगा, है ना, ऐसा सीन है। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक रहा, इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। ओके ठीक है, तो ये अपन लास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आज अपन ने यहाँ पे रखे ना, ये जूलॉजी के भी हैं और कुछ क्वेश्चन बॉटनी के पेपर के भी हैं। तो बिल्कुल से क्लियर सी बात है कि जो जूलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया था वो इस बार बॉटनी में पूछ सकते हैं वैसा ही, और जो कभी बॉटनी में पूछा गया था उससे मिलता जुलता आपको जूलॉजी में पूछ सकते हैं। पूछेंगे क्या, वही 4-5 बातें हैं, बस वही पूछते हैं आपसे जो अपन ने इन क्लासेस में सारी ले ली है। क्लासेस हमारी उससे ज़्यादा हो गई हैं, उससे ज़्यादा कंटेंट हमने क्लास में डाल दिया है। तो अपन चाहते हैं कि अगर कुछ इसमें इम्प्रूव भी करेगा पेपर बनाने वाला तो हमारी इस लिमिट से बाहर वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चंस पे काम कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ये जूलॉजी के पेपर से रहा हुआ एक्चुअल में। एक सेकंड थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये कह रहा है कि रिजोल्विंग पावर, कल लास्ट अपन ने रिजोल्विंग पावर की बात की थी, है ना, रिजोल्विंग पावर्स ऑफ आई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
अब बॉटनी का पेपर है तो भी वही बात पूछते हैं, जूलॉजी का पेपर है तो भी वही बात पूछते हैं। ये तो आंसर गलत है। आंसर दे सकते हैं आप लोग। कल मैंने आपको एक आइडिया बताया था कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता है तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, या स्केल पता होना चाहिए कि मिलीमीटर का मामला कहाँ है, नैनोमीटर का मामला कहाँ है, माइक्रोन का मामला कहाँ है, इससे थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, है। सर फोर्थ ऑप्शन। और तो ऑप्शन, और देखो ये तो किसी हाल में नहीं हो सकते भाई। आई का 100 माइक्रोमीटर, उसका आपने मिलीमीटर में लिया था ना, याद आ रहा है आपको? तो यहां से चालू होगा आपका आंसर। अब इसके बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेंज और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंज। देखो 100 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -9, यानी कि 10 की पावर -7 हो गया। ये गलत है भाई। 100 का मतलब 10 की पावर +2, और n का मतलब 10 की पावर -9, तो प्लस की 2 घात और माइनस की 9 घात, तो मिला करके क्या होगा, -की 7 घात। तो ये तो माइक्रोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ये नहीं है, वो तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन में होता है, एटॉमिक लेवल। तो आंसर क्या आएगा, दिस वन। तो ये कमाल है कि भाई कंफ्यूजन से भरे होते हैं क्वेश्चन। इस पता सब है कि होता ये है ना, लेकिन जो आपको पता है वैसे नहीं पूछेगा ये। तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है वो, थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दो, या मतलब उसमें डाटा कुछ ऐसा होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, और इतना कंफ्यूजन पर्याप्त है गलत करने के लिए, इतना कंफ्यूजन पर्याप्त है। ठीक है, समझ सकते हैं। जी सर। यानी कि आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो, ये वो क्वेश्चन है जिनको लेकर के पूरा राजस्थान या राजस्थान के जो बच्चे हैं वो टेंशन में रहते हैं कि आंसर क्या सके, और बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे और बेहतरीन से बेहतरीन टीचर कंफ्यूजन में रहते हैं। और पेपर में क्वेश्चन आता है, ये आपके सामने है, और टॉपिक से यही क्वेश्चन आते हैं, ये भी अपन जान रहे हैं। तो धीरे धीरे अपन देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा अपन को, है। पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, जैसे अभी ये बीच में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुई थी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपने देखा, ये ऑफलाइन एग्जाम का प्रिंटेड पेपर का क्वेश्चन है। प्रिंटेड में भी दोनों लैंग्वेज आती हैं, और इधर आप कंप्यूटर बेस्ड देखेंगे तो इसमें भी दोनों लैंग्वेज आती है, दोनों लैंग्वेज साथ में आती है। तो आपको अगर इंग्लिश में कहीं दिक्कत हो तो आप हिंदी वाले से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, ये तो चाहते हो, है ना। तो आप जो चाहते हो वो तो नेट में भी होता है, नेट में भी हिंदी साथ आती है, वो इश्यू नहीं है। चलिए आगे आते हैं। ये कह रहा है कि कॉन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनेबल्स, उससे आपको क्या प्राप्त होता है या वो क्या काम आता है, देखना जरा। द कलेक्शन ऑफ 3D डाटा। और क्या था, कोशिश करना जरा, ये तो अभी हमने लिया था। आप इससे ऑप्टिकल सेक्शनिंग भी कर सकते हो। ऑप्टिकल सेक्शनिंग का मतलब क्या है कि ऑप्टिकल लाइट की वजह से आप उसके परतें ही तो होगी ना, सेक्शनिंग। तो आप परतों के अंदर ही तो इन्फॉर्मेशन निकालते हो, कौन फोकस से सतह की भी निकालते हो, परतों में भी निकालते हो, बेटर डेप्थ रिजोल्यूशन भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज ही होगा, आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। और आरपीएससी में ज्यादा नहीं घबराना, यहाँ तो ऑल ऑफ दिस लगभग सही होता है। और सर वो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से निकालना एक बार।
हाँ बताएं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि ग्लूट्रेल्डिहाइड जो है उसका इस्तेमाल आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप ग्लूट्रेल्डिहाइड को इस्तेमाल करते हो क्रॉस लिंकिंग के लिए ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या काम आता है? सर फिक्सेशन, सेकंड ऑप्शन। है ना, फिक्सेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको पता है कि ग्लूट्रेल्डिहाइड क्रॉस लिंकिंग में काम आता है, फिक्सेशन के काम आता है, तो सिंपली अपन आराम से कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए ये नहीं है, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज में ये काम नहीं आता है। और ऐसे आप आगे चलेंगे तो आपको और क्वेश्चन मिलेंगे जो भी इसी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए जरा। ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ए सेल विच कैन बी सीन विथ अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब होता है कि आपने आंखों के कुछ नहीं लगाया, आपकी सिंपल आंखों से आप क्या देख सकते हो। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना जो आपने अभी किया। ये आपने अभी क्या निकाला था, वही तो निकाला था 0.1 mm, यानी कि 100 माइक्रोन। अब अब आपका जो लेवल है ये आपको वहां चाहिए बस कि आप के अंदर और ये माइक्रोन के अंदर देगा। सारी इसने 1, 10, 100, 1000, अब इसने क्वेश्चन पूरा ही कंफ्यूज के लिए शानदार बना दिया, है ना। आपके दिमाग के अंदर बस इन जीरो का ही तो कंफ्यूजन होता है, और उसने सारी जीरो की रेंज दे दी। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि विच स्टैन इज यूज टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आंसर क्या है? वैसे तो क्या है कि ये गलत जैसा आंसर है, क्वेश्चन गलत जैसा है, बट कोई नहीं, उसने क्वेश्चन बनाया है तो उसमें कुछ तो सही है। सर थर्ड ऑप्शन। हाँ, उसमें ऑस्मोसिस टेट्राऑक्साइड। ऑस्मोसिस नहीं है, ओस्मियम है। हाँ ओस्मियम, जी जी सर। है ना, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो ये आप पे जो लिपिड कंपोनेंट है उनको स्टेबलाइज करने के लिए काम कर देते हो। ऐसे आप इसको देख सकते हो, विच इज प्री रिक्विसाइड, यानी कि क्या जरूरी है फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वैक्यूम जरूरी है, लिविंग मटेरियल होना जरूरी है, लाइट होनी जरूरी है, या रिफ्लेक्टर होना जरूरी है? वैक्यूम जरूरी है। तो है ना, इनको देख के क्या लगता है ना, इनको देख के क्या लगता है? और ये अगर आप इसमें ऐड करो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और ये अपने पास अगला क्वेश्चन है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर। फर्स्ट। टोपोग्राफी ऑफ सेल और टिश्यू, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्कैनिंग, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग गलत क्या है, इनकरेक्ट। Which of the following statement is incorrect regarding confocal microscope? आंसर क्या दे रहे हो? सर फोर्थ ऑप्शन। रागिनी, आप तो पटरी पे सही आ गए, आंसर सही जा रहे हैं आपके, वेरी गुड। आंसर 4 ही आएगा। आकांक्षा थर्ड कैसे आएगा भाई? स्कैनिंग तो अपन लेजर से तो करते हैं, अभी तो अपने बात की थी। स्कैन वन प्लेन ऑफ ए स्पेसिमेन एट वन टाइम, एक बार में एक जगह से स्कैन करता है, ये तो बात थी कि अपन तभी तो स्पेसिमेन को घुमा घुमा के करते हैं।
ऑप्टेन 3D इमेज भी प्राप्त कर लेते हैं, 2D 3D, ये भी सही है। स्कैनिंग डन बाय लेजर, ये भी सही है। प्रोवाइड इमेज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एट एटॉमिक लेवल, ये गलत है। एटॉमिक लेवल के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम आता है, तो ये गलत था आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आइए। द माइक्रोस्कोप इन विच द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड, कि हम हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो लाइट डालते हैं, बट द फील्ड सराउंडिंग अपियर्स ब्लैक, लेकिन चारों तरफ की जो फील्ड है वो अंधेरा होता है, वो ब्लैक होती है। आंसर दीजिए। हाँ, वन फोकल, वेरी गुड। ये बाकी जो है उसको अपन एलिमिनेट करते हैं, फिल्टर्स लगा करके हम सारा का सारा हटा देते हैं, केवल हमारा लाइट जिस पॉइंट पे गिर रहा है हम उसी की इमेज प्राप्त करते हैं, बाकी सारा हम एलिमिनेट कर देते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी।